चैप्टर 2 आ गए। चैप्टर 1 में हमको लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, √3 + 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। वो सब एकदम ईजी था, सिंपल था, क्योंकि देखे थे लास्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कल देखे थे ना, कि दिए गए परिमेय संख्या में से कौन परिमेय संख्या शांत है, कौन अशांत है। ठीक है, अशांत को छोड़ करके जो शांत है उसका दशमलव प्रकार बिना विभाजन प्रक्रिया का करना है, वो देख लिए थे ना। अब चैप्टर नंबर 2 में आगे बहुपद। ये बहुपद जो है ना, इससे हम लोग थोड़ा सा परिचय हो चुके थे क्लास 9 में। बहुपद जानने से पहले पॉलिनोमियल पद को पहले जानेंगे। ये पद क्या है, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रा का है। अलजेब्रा यानी बीजगणित का एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, अच्छा इधर से बैठो, और एक 5 लगातार ये चैप्टर जो है ना वो तुम्हारा अलजेब्रा का है। फिलहाल अभी हम चैप्टर 2 और 3 बताएंगे। 4 और 5 आगे के जब टर्मिनल एग्जाम होगा ना उस समय है। 2 और 3 बता करके हम चैप्टर 6 चले जाएंगे, जो कि समरूप त्रिभुज के विषय में ज्योमेट्री पढ़ना है। नहीं तो बहुपद अलजेब्रा का एक चैप्टर है जिसमें हमको सबसे पहले पद से इंडिकेट करना है। बीज गणित में अक्सर तुम्हें एक चीज गौर करना कि कोई भी न्यूमरिक के बाद जो है ना अल्फ़ाबेट का कोई लेटर जो रहता है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में रहता है। देखना, अगर 7 लिखा है और 7 ए किया है, 7 लिखा है 7 ए किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई अंक है जरूर, लेकिन एक अनिश्चित वाला अंक है। ये जो ए है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल माने चर, और ये जो 7 है वो है नॉन वेरिएबल, इसको हम अचर कहेंगे। तो ये 7 ये बना, 7 ये बना, हम इसको पद कहेंगे। ये मिला करके इसको, इन दोनों को मिला करके हम पद कहेंगे। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि 7 × ए, मतलब हम तुमको गुना का चिन्ह मान करके चलना पड़ेगा। इधर से बैठो, गुना का चिन्ह हम बीजगणित में ऐसे नहीं देते हैं। ठीक है, या कभी कभी 7 ये इस प्रकार रहता है तो बीच में तुमको गुना मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा तुम लोग इधर से आओ, इधर से घुस जाना। ठीक है, मोटा मोटी हम तुमको बताएं कि बीजगणित में 7 ये ही रहेगा, और 7 × ये कहीं तुमको लिखल नहीं मिलेगा। अगर लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा। 7 डॉट ये यहाँ दशमलव, इसको नहीं पढ़ना। बीजगणित में यही खासियत है कि इसको दशमलव हम नहीं पढ़ेंगे, इंटू है वो। कुल मिलाकर के ये जो बन जाता है वो 7 ए बन जाता है। हम इसको पद कहेंगे। पद के रूप में जो है ना, पद के रूप में बीजगणित की भाषा में अगर 3 केवल लिखा हुआ है, ये भी पद ही कहलाएगा, एक पद नहीं। और यदि 3y लिखा हुआ है, ये भी पद ही कहलाएगा। या -3/y है, ये भी पद ही कहलाएगा। वो सारा एक पदी जो होता है। अब यह अल्फाबेट का कोई भी लेटर अगर होता है तो जेड में अगर जेड स्मॉल है, स्मॉल लेटर में अगर करते हैं तो ये सारे पद ही कहलाएंगे। ये भी पद है, ये भी पद है, ये सारे पद कहलाएंगे। बीजगणित में ये पद कहलाएगा। अब पद का जो क्लासिफिकेशन किया गया था जानते हो ना, क्लास 9 का चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग को एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, ये सबको अलग अलग छांटना था।
एक क्वेश्चन था उसमें कि एक ऐसा पद लिखिए जिसका अधिकतम घात 35 हो, एक ऐसा द्विपद लिखिए जिसका अधिकतम घात 100 हो। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था उसमें, तो लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पद है, ये पद हम लोग समझ लेंगे, ये पद है। इसको परिभाषा के रूप में हम जो समझेंगे वो यही है कि कोई भी नंबर या कोई भी संख्या के बाद यदि अल्फ़ाबेट का कोई लेटर स्मॉल लेटर में इनटू में होता है, ठीक है, तो उसके सम्मिलित रूप को हम लोग पद कहेंगे, ये पद कहलाया। अब एक पदी देखे थे, एक पदी नहीं, तो एक पदी यानी टर्म, ये जो लिखा हुआ है 3y एक ही पद है, -3/y एक ही पद है, ठीक है। आओ इधर से जाओ, विशाल के पास बैठो। -p, ये सारा एक पद का हम एग्जाम्पल दिए हैं। फिर था द्विपद। द्विपद में क्या था कि 3 - y, इसमें दो पद है, बीच में माइनस और प्लस का रूप के रूप में हो तो ये पद बट जाते हैं। गुना और भागा में हो तो वो पद ही रहता है, एक पद ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दो अंकों या दो अल्फ़ाबेट के बीच में माइनस या प्लस रहे, या एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट रहे और बीच में अगर माइनस या प्लस के रूप में रहे, तो उसको हम लोग द्विपद, माने वो पद विभाजित हो गया, द्विपद हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। हम उसको भी बताते हैं उसका पद। तो यहाँ बीच में देखो ना माइनस है, तो ये दो पद हो गया इसमें, एक पद 3 और दूसरा पद -y, ठीक है। फिर ये 5x + 5, ये भी द्विपद में है, दो पद है, बीच में प्लस और माइनस वाला जहाँ शब्द बोले थे वो समझना कि पद विभाजित हो रहा है, और वो दो पद में बढ़ जाएगा, त्रिपद में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये द्विपद को पहचाने। त्रिपद को हम लोग देखे थे कम से कम 3 पद। अच्छा, ये द्विपद को जो है ना, द्विपद को हम रैखिक पद भी या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक पद है जिसको एक चर वाला रैखिक पद के रूप में जानते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिए वो एक चर वाला रैखिक पद। पता होना चाहिए कि क्लास 8 में हम लोग एक चर वाले रैखिक पद से देखे थे बहुत सारा क्वेश्चन, जो एक चर रहता है और उसका मान हम लोग निकालते थे, दो विधि से निकाले थे, ठीक है। तो एक चर वाला ये रैखिक पद हो गया। उसके बाद एक त्रिपद है। त्रिपद के रूप में अधिकतम जो होता है वो a - 3y + 3। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही चर हो, चर अलग भी हो सकते हैं, y के जगह पर भी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एक के साथ भी ज़्यादा सूट करता है। तो 3 पद के बीच में देखो ना प्लस और माइनस है, लेकिन यही चीज़ अगर 3ab कर दें नहीं, तो ये मिला करके एक पदी हो जाता है। लेकिन इसी सब नंबरों के बीच में अगर प्लस और माइनस अगर हम दे देते हैं तो वो पद बट जाते हैं। बटने का वजन माइनस और प्लस है। गुना में और भागा में रहता है तो वो अलग द्विपद त्रिपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो ना, एक पदी है गुना भागा में, ये भी एक पदी है गुना में, क्या तो त्रिपद इस प्रकार है। बहुत ज़्यादा हम लोग तो इसमें समय नहीं लेंगे, तुरंत हम दूसरा में चले आएंगे। एक बहुपद है जो 3 से अधिक पद वाला बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ दो चर है, इसको दो चर वाले द्विपद भी कर सकते हैं, एक चर वाले भी त्रिपद भी। एक चर वाला त्रिपद तो हम नहीं लिखेंगे, दो चर ही रहना चाहिए।
आगे है बहुपद। बहुपद में 3 से अधिक, मान लो कि 5a माइनस 3b प्लस 4c माइनस 1, ये कहलाएगा बहुपद। मतलब 3 पद से अधिक वाले को हम लोग बहुपद कहेंगे। तो इसमें से जो पद है वो कौन कौन से पद हैं? एक पद तुम्हारा 5a हो गया, दूसरा 3b हो गया, चौथा 4c हो गया, और पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा -1 हो गया। ये बहुपद कहलाए। इतना तो हम लोग क्लास 9 में ही देखे थे, इसलिए इसको नोट करने का जरूरत नहीं। अब यहाँ देखे थे रैखिक बहुपद देखे, रैखिक दो एक चर वाले पद देखे हम लोग। अब यहाँ पर एक घाती, जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती हो जाता है नहीं, उस पर इस चैप्टर में तुमको ज़्यादा फोकस किया गया है। इसको हम मिटा दें कि तुम लोग लिखोगे? तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं द्विघाती। ठीक है, यहाँ पर देखो कि एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद माने चर पर अधिकतम घात 1 हो। चर पर अधिकतम घात 1 वाले को रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 3y प्लस 5 z माइनस 2, इसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे, क्योंकि कोई भी चर, यहाँ दो चर, एक y है और एक z है, इस पर अधिकतम घात 1 है। ध्यान देना तुम लोग और समझना, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अब द्विघाती बहुपद नहीं, द्विघाती बहुपद माने कोई भी चर पर अधिकतम घात 2 होना चाहिए। कुछ इस प्रकार हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, और भी इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं तुमको कि x² प्लस 7x प्लस 10 नहीं। अब यहाँ पर एक चर वाले द्विघाती बहुपद कहलाएगा इसको। दो चर वाले द्विघाती बहुपद भी होता है, तो उसका इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे, लेकिन बता रहे तुमको कि एक चर यहाँ एक ही है, कौन है? x है, और उस x पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद हम अभी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 4 में द्विघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण उलट करके तुम देख सकते हो। अब इन्हीं चीज़ों को उस समय हम बताएंगे कि ये द्विघाती बहुपद से द्विघात समीकरण कैसे बन जाता है नहीं। अब यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 1 है, और यदि इसको हम 0 कर देते हैं तो ये जो बन जाता है वो द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण इसको कहेंगे, तो वो वहाँ पर हम तुमको बताएंगे, उसको उस जगह पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इस पर हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मूल निकालते समय यहाँ पर भी उसका जरूरत पड़ जाएगा, जब समीकरण बताएंगे शून्य प्राप्त करने के लिए नहीं। देखिए, जैसे 9th क्लास में देखे थे ना, शून्य प्राप्त करना पड़ा था ना, तो शून्य प्राप्त करने के लिए एक है यहाँ त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जो है वो अधिकतम घात चर पर 3 होना चाहिए, उसके बाद उधर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर पर अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाया। एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, y पर पावर 3 माइनस 5y² प्लस 7y माइनस
7 त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ये हुआ। इतना तो बहुपद का हम तुमको परिचय करवाए, इसका भेद बताए। आप जानते हो हम लोग को यहाँ पर द्विघाती बहुपद के ही विषय में पढ़ना नहीं, तो द्विघाती बहुपद के विषय में अगर हम जानना चाहेंगे तो उधर हम ले चलते हैं कि हालांकि इसको कैसे कैसे घुमाया गया है वो तुमको हम बताना चाहेंगे। कि पता है ना कि एक सर्व समीकरण तुम पढ़े थे x + a और x + b = r, और इसी को अगर हम याद रखे थे तो इस पर x - a x + b के रूप में हम बना सकते हैं, x + a x - b के रूप में भी हम बना सकते हैं, x - a और x - b के रूप में हम इसको बना सकते हैं, केवल इसका मान जानने के बाद। ऐसा हम उसमें देखे थे क्लास में नहीं, उसी के आधार पर द्विघाती बहुपद का ये सामान्य सूत्र जो है ना, सामान्य सूत्र इसका ax² + bx + c के रूप में होता है, और इसी को लेकर के इन चीज़ों को सेट किया है। हम तुमको बता देंगे कैसे सेट किया है इसको नहीं, फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। इसको अभी मूल रूप से द्विघाती बहुपद का ढांचा यही है। जब = 0 कर देंगे तो द्विघाती समीकरण का ये ढांचा बन जाएगा, जहां a, b और c जो है वो अचर कहलाएगा। अचर कौन सा होता है? अचर संख्या नहीं, 0 से लेकर के अनंत, ठीक है। ये अचर मान जो है ना वो संख्या वाला मान कहलाएगा, वो अचर रहेगा, माने यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा या अंक रहेगा, संख्या या अंक रहेगा। और x जो है यहाँ केवल x ही चर है, इसलिए इसको एक चर वाले द्विघाती बहुपद कहेंगे। मोटे कहीं कहोगे सीधे लिखो ना द्विघाती बहुपद, तो x जो है वो कहलाएगा चर, माने x का मान बदलता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अभी हम लिए थे, इसमें कि 3x² + 4x + 1 क्लास 8 में तुमको इस प्रकार का एक गुणनखंड करने के लिए तुमको बताए थे, सिखाए थे, याद होना चाहिए। और बड़ा हम दिए थे और बोले थे कि क्लास 10 में इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी चैप्टर 2 में नहीं। तो इसको हम लोग कैसे गुणनखंड किए थे? 3x², चलते चलते यहाँ एक चीज बता देते हैं, फिर हम दूसरा चीज पर जाएंगे, तब वहाँ पर जाएंगे। इस तरह कर सकते हैं ना। फिर इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे और x + 1 बचेगा, फिर +1 x + 1 बचेगा, कंप्लीट। अब x + 1 और एक 3x + 1 आया ना। तो अभी जो तुमको ये लिखे थे ना कि x + a × x + b, ये लिखे थे अभी कि नहीं लिखे थे? तो x + a ये क्या है? अचर मान है। b क्या है? अचर मान है। तो x + a के रूप में है और x + b के रूप में है। इधर यहाँ पर अचर ही, इसको भी हम अचर ही कहेंगे क्योंकि ये 3 है, तो 3 के साथ यहाँ x गुना में है, तो वो अचर मान ही कहलाएगा, ठीक है। गुणनखंड करेंगे फल बनाएंगे, इसका मान निश्चित नहीं है, तो इसको अगर b कहेंगे तो x + a b है तुम्हारा, x + b के रूप में इसको देखा गया है। तो ये हुआ तुम्हारा। यहाँ पर एक चीज़ हम तुमको बताना चाहेंगे, इसको फिर उठाएंगे हम बाद में एग्जाम्पल के रूप में।
कि थोड़ा सा चर जो था जिसको हम लोग रैखिक बहुपद जिसको बोलेंगे, नहीं, जैसे 3x + 4 5y = 7 अगर करते थे, नहीं, तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल किए थे, तो चूंकि रैखिक शब्द आया, रैखिक शब्द आया, तो इसका एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है ग्राफ में, किसी भी आकृति में। जैसे तुमको हम समझा रहे हैं कि जब ग्राफ खींचेंगे और एक्स अक्ष अभी रफली हम कर रहे हैं, और वाई अक्ष एक्स डैश होता है, वाई डैश इधर भी एरो कर दो ना, पहले इसको कहोगे तो गलत ही बताए, ठीक है। और ये 0 हो गया, नहीं, तो ग्राफ में जब इसका समीकरण जब तैयार करते हैं ना, तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, चाहे वो इस रूप में प्राप्त हो, चाहे वो इस रूप में प्राप्त हो, चाहे किसी भी रूप में, जो भी इसका इस समीकरण का जो भी रेखा प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर द्विघाती बहुपद में जो रेखा प्राप्त होता है वो दो तरह से प्राप्त होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना। जब भी प्राप्त होता है ये परवलयिक होता है, इसको परवलयिक कहते हैं, माने वलय के आकार का, और या तो इस प्रकार के आकार का प्राप्त होता है सरल रेखा, जो कि क्लास आगे चल करके क्लास 11-12 में इसका कैसे ये तैयार होता है वो दिया हुआ है। यहाँ केवल ये बताया है कि ऊपर की ओर इस रूप में वलय के रूप में प्राप्त हो या इस रूप में वलय के रूप में प्राप्त हो, तो इसके पीछे वजह यह है कि यदि a > 0 हो, यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसका वलय इस प्रकार प्राप्त होता है। हमको बना के दिखाना नहीं, कैसे होता है वो हमको जानने की जरूरत है, केवल इस सूत्र को याद रखोगे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और a < यदि 0 हो तो उसका वलय इस प्रकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा यहाँ पर वलय प्राप्त करने का, क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज में ऐसा ही कुछ फिगर दिया है और उसमें लिखा हुआ है कि यदि px = कुछ दिया है तो इसके शून्यक कितने होंगे 100 दिया हुआ है ना 2.1 एक्सरसाइज में। हाँ, पहला में दिया हुआ है, तो कि y = px ग्राफ में दिया हुआ है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर वही चीज, जितना सारा फॉर्मूला है वही, मतलब कि अगर ऐसा एक फिगर दिया हुआ है हमारे बुक में, केवल शून्यकों की संख्या बताया गया है, और ये x और ये y है, सॉरी x डैश है, ये y है और ये y डैश है, नहीं, और इस प्रकार एक आकृति यदि दिया हुआ है, नहीं, तो द्विघात बहुपद का इस प्रकार का एक आकृति प्राप्त हुआ, और उसमें लिखा हुआ है कि यदि y = px हो, यही लिखा हुआ है ना, है y = px हो, तो किसके शून्य ज्ञात करना है, x के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो px के शून्यक ज्ञात करना है, px के शून्यक
ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ ये ग्राफ देखना है और ग्राफ देख करके हमको बताना है कि ये जो वक्राकार रेखा जो गया है वो x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटा गया है। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ, 3 और एक ये 4, तो इसको हम 4 कर देंगे। अब ये तैयार कैसे हुआ वो आगे क्लास में हम लोग का दिया हुआ है उधर, इसका बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है और उसको समझ में नहीं पाओगे अभी। केवल तुमको फिगर दिया गया है और फिगर से तुमको दिया कि यदि y = px हो तो px के शून्य कितने होंगे। यही क्वेश्चन को अगर इस प्रकार उलट दिया जाए, यदि x = py हो है तो py के शून्य कितने होंगे। इसी को अगर उल्टा करके तुमको हम पूछ दिए तब क्या करोगे तुम, कितना, तब देखेंगे कि y अक्ष पर कितने बिंदु पर काटा गया है, एक बिंदु। तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। 2.1 एक्सरसाइज में बस ये क्वेश्चन है, 4 को क्वेश्चन उसमें दिया है, 6 क्वेश्चन नहीं, ये वाला तो नहीं दिया है, ये तुमको अपने मन से नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन में पूरे 4 क्वेश्चन में यही है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, नहीं ज्ञात कर सकोगे। फिर से देखो, यदि इस प्रकार का एक समीकरण दिया हुआ है तब हम आगे बढ़ेंगे दूसरा टॉपिक में, y डैश ये किया हुआ है नहीं, और एक ऐसे किया हुआ है और लिखा हुआ है कि यदि y = px तो px के शून्य कितना होगा, कोई बता। x अक्ष पर कहीं कट रहा है क्या, तो 0 हो जाएगा। x अक्ष पर ही कटना चाहिए या टच होना चाहिए है? और यही क्वेश्चन अगर x = py अगर कर दिया तो py के शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात बुझेगी नहीं। तो 2.1 एक्सरसाइज का तुमको हम एक एग्जाम्पल बताए हैं, उसको हम बताएंगे नहीं, हल करके दिखाएंगे, क्योंकि वो तुमको खुद करना है। इसको उतार लो, उसके बाद हम अब अगला एग्जाम्पल जो दिए थे उसको हम हल करके दिखाएंगे।